आज हमारे साथ में आदरणीय दिवंगत विनायकराव मेटे साहब, इनके पत्नी ज्योतिताई मेटे है और आज हम इनके साथ चुनिंदा सवालों पर जो है तो चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मैम। अभी सबसे पहला सवाल ये है विधानसभा को लेकर के कि आपकी शिव संग्राम एक संगठन होते हुए भी आपने जो है तो शरद पवार साहब के जो है तो पक्ष में जो है तो प्रवेश किया, फिर भी आपको उनके तरफ से तो उम्मीदवारी नहीं मिली, तो इसकी क्या वजह रहेंगी मैम? नहीं, उम्मीदवारी न मिलने की वजह है ये पक्ष की बात है और ये पक्ष का डिसीजन है, तो इसलिए हम इस पर बात नहीं करना चाहेंगे। तो विधानसभा को लेकर हो सकता उम्मीदवारी को लेकर आपकी कुछ साहब से कुछ चर्चा हुई हो? ये भी पक्ष की और हमारी बातें हैं, इस पर खुलकर बात करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि पक्ष जो निर्णय लेता है वो पक्ष की और अपनी आपस की बात होती है। अच्छा, जैसा कि अभी जो है तो एक चर्चे का विषय है बीड़ के अंदर में कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 3 सीट सागर हो चुके, एक ही घर के 3 हैं, तो इसको आप कैसा देखते हैं मैम? हर चुनाव में कोई ना कोई उम्मीदवार रहता ही है। इस बार अभी ये एक फैमिली के 3 उम्मीदवार आए हैं, तो हर उम्मीदवार के लिए दूसरा उम्मीदवार एक अपना उसका कॉम्पिटिटर ही होता है। तो समझ लीजिए इस बार एक ही फैमिली के 3 कॉम्पिटिटर्स सामने आ रहे हैं। कि अभी हाल ही में जैसा कि कुछ महीनों से लगातार जो तो मराठा आरक्षण का मुद्दा भी जो है तो काफ़ी गर्म है, तो लोकसभा के अंदर में जो तो मराठा आरक्षण का मुद्दा और उसका जो है तो मनोज दादा जरांगे पाटिल का जो फैक्टर जो चला, उसका असर जो है तो महाविकास आघाड़ी और ख़ास तौर पे महायुति को इसका फटका बैठा, तो क्या विधानसभा के अंदर में भी कुछ होगा क्या उसका? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि मनोज जरांगे भाई समाज की बातों को लेकर अपना आंदोलन चला रहे हैं और उनकी आंदोलन की वजह से ही कुछ हद तक मराठा समाज को आरक्षण का लाभ भी मिला है। तो आगे चल कर के उनकी जो मांगे हैं, अगर वो उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो समाज उसके बारे में ज़रूर सोचेगा। तो अब जैसे कि अगर हम शहर का अगर दौरा करें, अगर शहर के अंदर हम थोड़ी पहानी करें, तो आज भी शहर के अंदर में जो मूलभूत गर्जा है मैम, वो आज जो तो जनता उससे काफ़ी जो तो परेशान हो चुकी है। ठीक से रास्ते नहीं हैं, नालियों का पानी, मैं हर बार अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि यही सच है, जनता की आवाज़ जनता तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि नालियाँ भी ठीक से नहीं है, नालियों का पानी बाज़ लोगों के घरों में घुस रहा है, कचरों के ढेर, हर जगह पर कचरों के ढेर लगे हुए हैं। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं अभी? इसके लिए तो हमें पहले नगर पालिका प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। और जहाँ तक प्रशासन की जिम्मेदारी का सवाल होता है, तो प्रशासन ने ये सब बातें सुमोटो करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है। यहाँ उल्टा हमें चित्र नज़र आता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि शहर में नाली का पानी और घर में से जो ड्रेनेज वेस्ट निकलता है वो एक हो जाता है, रास्तों पर नाली का पानी चलता है। मतलब अगर कोई इंसान घर से बाहर कदम रखता है तो उसको उसी पानी में कदम रखना पड़ता है। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ स्थानिक प्रशासन यानी कि नगर पालिका की होती है। और इस मुद्दे को लेकर शिव संग्राम ने कई बार आवाज़ उठाई है। आपने देखा होगा कि जब साहब थे तब भी साहब इस बातों को लेकर आंदोलन किया करते थे। साहब के जाने के बाद भी हमारी शहर की उपाध्यक्षा जो है संगीता ताई ठोसर, उन्होंने आंदोलन किया था। हमने अभी अपनी सेवा का इस्तीफा देने के बाद बीड़ के इन्हीं मसलों को लेकर एक बार नगर पालिका प्रशासन में नगर पालिका के मुख्याधिकारी महोदया से मिलकर इन बातों का फैसला करने का या इस पे कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की थी। इन बातों को लेकर हम जिले के जिलाधिकारी साहब तक भी पहुंचे थे। तो ये सारी बातें जो बीड़ की जनता परेशान है, जो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए, जिन चीज़ों के ये हकदार है, ये इनको मिलना बिल्कुल अभी पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है। तो इसका पूरा दोष जो है जिन्होंने आज तक सत्ता और जिम्मेदारी संभाली है उन पर जाता है। कि अब जैसे कि विधानसभा अगर देखा जाए तो एक मैं मुस्लिम समाज के ताल्लुक से यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि महाविकास आघाड़ी हो, महायुति हो, लोकसभा के अंदर में उन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया था। और इस बार ऐसा लग रहा था कि विधानसभा के अंदर में कम से कम कि मुस्लिम उम्मीदवार, अल्पसंख्यक समाज की ओर से तो उम्मीदवार दिया जाएगा। और एक करीब उम्मीदवारी मिलते मिलते वो उम्मीदवारी रह गई और मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से नहीं दिया गया। तो इसको आप कैसा देखते हो मैम?
तो ये तो हर एक पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, तो इस बारे में हमने कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतनी तो सच है कि हर समाज को उसका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कि अभी भी जो है तो शहर के अंदर में अगर हम विकास की नज़र से अगर देखा जाए कि शहर के अंदर में आज 2024 के अंदर में जो विकास जो लेवल पर होना चाहिए था वो नहीं हो सका किसी वजह से। लेकिन अभी भी जो है तो बहुत सारे विकास के मामले हर समाज के ताल्लुक से लेकर अभी बहुत सारे अगर गिनाने बैठे तो उसमें कई घंटे लग जाएंगे। तो मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बताना चाहूँगा कि अगर वो विकास के जो मामले हैं अब इनको निपटाने के अगर आप आमदार बनते हैं तो इनके लिए आपके ठोस कदम क्या रहेंगे मैम? ये तो हम बार बार बताते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से बीड़ शहरों में सीमेंट रस्तों का काम किया गया, जो साहब ने फंड्स लाए थे, मतलब वो काम मंजूर करवाए थे। साहब के गुजर जाने के बाद ये फंड्स मिल गए। तो इनमें से 90% काम ये अपने अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान इलाकों में किए गए। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सारे काम इतने दर्जेदार किए गए, मतलब इसमें हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अभी आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों के पास साहब के फंड से बोर दिए गए हुए हैं, वहाँ पे पानी की टंकियाँ हैं। मतलब हम ये आपको बताना चाहते हैं और हम ये बात दोहराना चाहते हैं कि हर एक को हम एक पहले इंसान के तौर पे देखते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे कोई हो। आपको शहंशाह वली दरगाह का भी पता होगा। मतलब शिव संग्राम की नज़र से एक आम आदमी बोलकर मुस्लिम उतना ही करीब है जितना दूसरे धर्म का आदमी। हमारे लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता है, हमारे लिए सिर्फ विकास मायने रखता है। और ये विकास की शुरुआत हमने अल्पसंख्यक एरिया से की है, बीड़ के। इसका मतलब है कि हम विकास को लेकर काफ़ी हद तक गंभीर है और यहाँ विकास नहीं हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है ये भी जनता को पता है। लेकिन अब परिवर्तन जब जनता करना चाहेगी या जनता करने जा रही है, उसी वक्त हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम बेरोज़गारी के मुद्दों पे काम करेंगे। और इसके लिए आज तक बीड़ की हिस्ट्री में किसी ने बेरोज़गारों के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। जब हमने पहले 1-1.5 महीने पहले एक बहुत बड़ा यहाँ पे सारी मल्टीनेशनल्स वगैरह कंपनियों को बुला के एक मेलावा लिया था और उसमें से कई युवकों को जॉब मिला। तो ऐसे बेरोज़गारी हटाना है, हर महिला के लिए वो आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमें कदम उठाना है। और जो इनकी बेसिक ज़रूरत है, जैसे अभी आपने कहा कि शहर में कचरे की समस्या है, कोई कूड़ादान नहीं है, यहाँ पर कचरा ठीक तरह से उठाया नहीं जाता है, पीने के पानी की समस्या, ये जो मूलभूत समस्या है इस पर हम काम करेंगे। अभी जैसे कि विधानसभा के अंदर में आप बीड़ से लड़ रहे हैं तो आपको किसका जो है तो आह्वान होगा मैम आपको? सामने आने वाला हर कोई कैंडिडेट आह्वान ही हो सकता है। आगे के दिनों में ये काफ़ी तौर पे स्पष्ट होते जाएगा कि कौन कितनी रफ्तार से दौड़ रहा है। और रफ्तार की बात छोड़िए, कौन कितने लोगों के दिल में जाकर के बैठा हुआ है। हर आम आदमी को लगना चाहिए कि ये मेरे लिए काम कर सकता है, मैं इनके कंधे पर अपना सिर रख के आराम से रह सकता हूँ। ये सुकून जब हम जनता की मन में पैदा कर पाएंगे, वही इंसान या वही उम्मीदवार हमारे लिए चैलेंज होगा। अल्पसंख्यक समाज के लड़कियों के लिए जो है तो हॉस्टल का मसला कई सालों से चल रहा और कई बड़े बड़े नेताओं ने इसके ऊपर आश्वासन दिया, अभी तक उसकी पूर्तता नहीं हुई। और वैसे शादी खाने मुस्लिम समाज के तौर पर शादी खाने नहीं हैं, उनके लिए जो है तो लाइब्रेरी का इंतज़ाम नहीं है, एजुकेशन का है और आरोग्य का है। तो अगर आप आमदार बनते हैं तो क्या आप इनको इंसाफ दिला पाएंगे क्या? ये तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए आपको सबको याद होगा कि सबसे पहले इज्तिमाइया शादियाँ करने वाले मेटे साहब ही थे। फिर उसके बाद मुस्लिम लड़कियों के लिए हॉस्टल का मसला भी साहब ने ही उठाया था, लेकिन उसमें समझ लीजिए सक्सेस नहीं मिल पाया। लेकिन ये जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये छोटी छोटी ज़रूरतों की वजह से ये समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पिछड़ा हुआ, जिसकी वजह से कहा जाता है कि समझ लीजिए लड़कियों के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम नहीं हो सकता है, इसलिए लड़कियां देहातों से आकर पढ़ाई नहीं कर सकती है। तो इस पर हम ज़रूर काम करेंगे और हो सके तो जितने सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की स्कीम्स है ये सारे अल्पसंख्यकों के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से हो ताकि ये सारे समाज को लाभ मिल पाए। कि अब जैसे कि लोग विधानसभा चुनाव है तो आपको लगता है कि ये इसका जो है तो ज़ाती धर्म पे होगा या फिर विकास के मुद्दों पर ही जो है तो ये चुनाव लड़े जाएंगे? विकास के मुद्दों पे हर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि धर्म
किसी को आगे बढ़ने के लिए या किसी को किसी दूसरे के साथ क्या क्या कह सकते हैं कि झगड़ा करने के लिए अनुमति नहीं देता है, चाहे वो कोई धर्म हो। इसके लिए विकास पर ही ये चुनाव होना चाहिए, और अगर विकास पे नहीं होता है तो जनता कई कोसों या कई साल पीछे चली जाती है। फिर अभी जैसा कि हाल ही के अंदर में जो है, तो अब मैं एक आपके ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा मैम, कि जैसा कि क्योंकि मैं अपना ज़िम्मेदार होने की हैसियत से जो है तो मेरा काम है सवाल पूछना, फ़र्ज़ बनता है कि मुस्लिम समाज के ऊपर में जैसे बढ़ते हल्ले हैं अभी, और मस्जिदों के ऊपर में जो तो काफ़ी टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ते जा रही हैं, तो इसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते या क्या किया जा सकता है इसको? देखिए, हमारी घटना जो है वो हर मज़हब को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है और इक्वली ट्रीट करना हमें सिखाती है, और हर धर्म भी यही सिखाता है, हर मज़हब भी यही सिखाता है। तो आप जैसे बात कर रहे हैं, ये कोई आपसी बेबनाव की बात हो सकती है, और ये आपसी बेबनाव या मनमुटाव जो होता है ना, वो पहले ख़त्म होना चाहिए। और आपसी भाईचारा रखने के लिए सामाजिक तौर पे जो करना चाहिए वो हम ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल ये होगा कि आपके तमाम चाहने वालों को, आपके तमाम समर्थकों को और मेटे साहब को मानने वाला बीड ज़िले के अंदर में बहुत बड़ा वर्ग है, और मेटे साहब को मानने वाला हर समाज के अंदर में बहुत ज़्यादा तादाद में वो लोग मिलेंगे जो मेटे साहब को चाहते थे और चाहते हैं आज भी उनको, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? हम इन सभी भाई और बहनों को एक ही गुजारिश करना चाहेंगे कि मेटे साहब ने अपनी पूरी उम्र में हर एक के लिए कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जब साहब ने कुछ इनके लिए किया था, और साहब का एक ख्वाब भी अधूरा रह गया है कि वो विधानसभा चुनाव जीतना चाहते थे। 2014 में उन्होंने ये चुनाव लड़ाया भी था, लेकिन बहुत कम फ़र्क से उनका पराभव हो गया है। तो साहब ने जब ये पूरी जनता के लिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी का आमदार न होते हुए भी काम किया है, तो हम यही गुजारिश करना चाहेंगे सबको कि साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बार साहब का ख्वाब पूरा करने के लिए हमारे साथ जुट जाइए। आपका बहुत कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।